welcome you all again to another episode of Summarized, my YouTube channel. और आज हम बात करेंगे वी ऑल नो दैट हमारे चीन के साथ जो हमारी सीमा है उस पर कितना तनाव इस वक्त चल रहा है और कितनी सारी दिक्कतें हैं। नाथूला सिक्किम से लेकर के लद्दाख तक में बहुत मेजर इंक्रोचमेंट्स की खबरें हैं। चीन की सेना के पीएलए के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के काफ़ी अंदर तक घुस आने की खबरें हैं। ये बहुत अजीब बात है और आश्चर्यजनक है, क्योंकि बीते लंबे समय से मैं आपको बताऊं कि चीन और भारत में की सीमा पर देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल बुलेट फायर्ड सिंस 1975। 1975 के बाद से भारत और चीन के बीच उनकी सीमा पर एक भी गोली नहीं चली। उसके बाद 1975 में भी चली थी, वो भी बहुत दिलचस्प थी, जब बहुत डेंस फॉग में, बहुत घने कोहरे में दोनों की पेट्रोलिंग जो टीम्स थी वो आमने सामने पड़ गई थी और वो गलतफहमी में हुआ था। 1975 के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल से लेकिन बहुत सारी डिस्टर्बिंग खबरें भी आने लगी हैं। एक अपुष्ट वीडियो है जिसमें चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को मार रहे हैं। एक दूसरा अपुष्ट वीडियो है, इंडियन आर्मी सेड दैट इट इज अनवेरिफाइड, जिसमें भारतीय सैनिक चीन की एक बख्तरबंद आर्मर्ड व्हीकल पे हमला कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि 1975 से लेकर के एक लंबे शांति के दौर के बाद, सीमा पे शांति के दौर के बाद तमाम सारे तनाव रहे, तमाम सारी चीजें हुई आई गई, वो अपनी जगह है। मैं उसके बारे में ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब चीन से हमारे रिश्ते कभी उतने सीधे नहीं थे जितने कहिए कि नेपाल से थे। खैर अभी तनाव तो नेपाल से भी चल रहा है। सो व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड चेंज? इस सवाल को समझने के लिए हमें इतिहास से लेकर के वर्तमान तक में आना पड़ेगा, या उल्टा भी कह सकते हैं कि वर्तमान को देख के इतिहास में जाना पड़ेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत और चीन ने एक युद्ध लड़ा हुआ है 1962 में, और जिसमें भारत की पराजय हुई और बहुत सारा हिस्सा हमारा गया। नेहरू जी के जीवन के सबसे बड़े संतापों में से वो था। एंड दैट अपराइजिंग, उसके बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। मैं कभी तिब्बत पे एक पूरा वीडियो करूंगा, पर अभी मैं सीधे सीधे सिर्फ इतना कहूं कि 1962 की जो लड़ाई थी, द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट वाज वन, द डिस्प्यूट ओवर अक्साई चिन which had come out very recently, means very abruptly। 1956 में जब नेहरू जी अक्साई चिन पे दावा कर रहे थे, 1954 से ही 52 से ही, कि वो भारत का हिस्सा है, चीन ने कभी उस पर ऐतराज नहीं जताया। एक्चुअली इवन 1956 में तब जो चीन के प्राइम मिनिस्टर थे झाओ एन-लाई, उन्होंने भी मतलब वो कहा कि हम मतलब ब्रिटिश जो बाउंड्रीज है उनका सम्मान करते हैं। बाद में उन्होंने बयान बदला युद्ध के बाद कि उनको मतलब जो मैकमोहन मैकडरन लाइन है उसी की बात वो कर रहे थे कि उसके इधर की टेरिटोरी इंडिया की है, अक्साई चिन उनका है। तो एक अक्साई चिन पे विवाद था और वो विवाद शुरू हुआ बाद में। उसके अलावा जो दूसरा बहुत प्रमुख कारण था वो था 1959 में तिब्बत की अपराइजिंग। तिब्बत में जो विद्रोह हुआ, सैन्य विद्रोह हुआ पीआरसी के कंट्रोल करने के बाद, तिब्बत मोटा मोटा 1901 से लेकर के 1959 तक स्वायत्त ही रहा। तिब्बत, ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं, एंड आई वुड वांट टू टेल देम, तिब्बत 1720 से ही चीन के किंग साम्राज्य का हिस्सा था। 1720 में चाइना ने, जो मतलब उस समय का जो चाइनीज एम्पायर था, जो किंग डायनेस्टी था, दे कैप्चर्ड तिब्बत फ्रॉम अ मंगोल रूलर, बेसिकली अ मंगोल ट्राइबल रूलर। तो उस लेवल पे उनका एक क्लेम है, वो एक क्लेम नहीं है, उस पर हम नहीं जाते हैं। 1700 उसके बाद जब 1912 में चीन में जो रिपब्लिक रेवोल्यूशन हुआ पहला, उसके बाद भी ये स्थिति मोटा मोटा बनी रही, लेकिन वो स्वायत्त शासी रहे। ये स्थिति 1955 आते आते बदलनी शुरू हुई, जब चीन ने मोटा मोटा ये चाहा कि उनका ऑटोनोमस रीजन बन के रहिए। उन्होंने कहा बट हमारी टाइटुलर सॉवरेंटी यहाँ पे रहेगी, और उसको लेके चीन ने तिब्बत में विरोध हुआ। 1959 में सशस्त्र क्रांति हुई जिसको चीन ने दबा दिया। दलाई लामा आधी रात को भागे और सक्सेसफुली भागे और भारत पहुंचे। भारत ने उनको शरण दी और भारत और चीन के रिश्ते खराब होने यहां से शुरू हुए। भारत की दिक्कत थी, भारत को शरण देना था, मतलब ये भारत का ट्रेडिशन रहा है, परंपरा रही है। तो 1962 का जो भारत चीन युद्ध था, उसके पीछे ये दो प्रमुख कारण थे। एक, पहला कारण चीन की जो लड़ाई है
सॉरी 1959 में तिब्बत की जो अपराइजिंग है और दूसरा अक्साई चीन। और अगर इन दोनों कारणों को हम मतलब जोड़ें तो 1962 में जो युद्ध हुआ उसमें हमारी पराजय हुई, बुरी तरह से पराजय हुई, ये मानने में मतलब कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। और इसी ने भारत को एक स्लम्बर से जगाया। उसके पहले नेहरू जी की जो नीति थी जिसमें शांति पे बहुत जोर था, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन वगैरह पे उतना जोर नहीं था, उन्होंने तुरंत ट्रैक बदला। और 1965 आते आते फिर जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध होता है तो आप देखिए कि पाकिस्तान को भारत ने कितनी बुरी तरह से हराया। लेकिन बात यहाँ पे रुकी नहीं। भारत चीन संबंधों में एक और बहुत महत्वपूर्ण सन है 1967, जहां पे चीन ने अगली बार दो एग्रेशन किए, दो बड़े एग्रेशन किए। तारीख ढंग से नहीं याद आ रही है लेकिन एक शायद अक्टूबर में था। खैर मतलब तारीखों का क्या है, 1967 बहुत है। 1967 में नाथुला नाम की जगह और होला, ये दो नाम के मतलब जो पासेस हैं उन पे चीन ने बड़े हमले किए, युद्ध के स्तर पे नहीं, मतलब जिसको आप लिमिटेड कन्फ्रंटेशन कह सकते हैं। और भारत ने ना केवल उनको रिपल्स किया उन हमलों को, इंडिया बेसिकली डिफीटेड एंड चेज्ड द चाइनीज एग्रेसर्स आउट, पीएलए आउट। 1962 का जो भारत था वो 1967 का भारत नहीं था। भारत ने अपना जो मिलिट्री माइट वहां पे दिखाया और जो बदला, उसके बाद चीन को भी ये समझ में आ गया कि अब पुरानी स्थिति 1962 वाली नहीं है। और एक असहज परंतु ठीक ठाक शांति दोनों के बीच सीमाओं पे बनी रही। ये शांति बनी रही लगातार तब से, मतलब 1975 में मैंने जैसा कि बताया एक बार टूटी, जब गलतफहमी में डेंस फॉग में चाइनीज पीएलए पेट्रोल पार्टी एंड इंडियन आर्मी पेट्रोल पार्टी केम हेड टू हेड एंड वहां पे उनकी आखिरी गोलियां जो चली वो चली। दरअसल 1988 आते आते रिश्ते बहुत ठीक होने शुरू हो गए। उधर देंग जियोपिंग ने चीन को खोल दिया था मुक्त व्यापार के लिए, इधर भारत में राजीव गांधी सत्ता में थे और बहुत युवा आदमी बहुत सारे नए सपनों के साथ, और उन्होंने मतलब जो आह्वान किया 1988 में वो चीन की यात्रा पे गए। 1962 में युद्ध के बाद कोई पहली यात्रा थी और दोनों देशों के बीच काफी एक बेहतर रिश्ते बनने शुरू हुए। 1993 में अगला समझौता होता है, 1996 में अगला समझौता होता है और इन दोनों देशों के बीच एक सतत उसके बाद से शांति बनी रहती है, सीमा पे स्कर्मिशेस नहीं होती हैं, बावजूद इसके कि चीन लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और काफी ढंग से करता है। और उसके बावजूद युद्ध नहीं होता है, कोई मतलब लिमिटेड लेवल पे भी नहीं होता है और भारत और चीन का व्यापार बढ़ना शुरू होता है। इस स्थिति में अंतर आना शुरू होता है 2014 के बाद। एक्चुअली 2008 के बाद अगर हम मोटा मोटा माने जो आर्थिक जो तनाव है वो 2008 में ही दिखने लगा था, लेकिन सामरिक जो तनाव है, मतलब जो डिफेंस वाले जो तनाव हैं, चूंकि जो द ग्रेट रिसेशन जो था 2008-7-8 का, उसमें चीन ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई, दुनिया को बचाने में भारत ने भी, लेकिन चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया। भारत का मैं अगर यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दूं तो अगर आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि भारत और चीन का जो जीडीपी था, जो टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 1988 में, वो बहुत करीब था एक दूसरे के, मतलब। और अभी जो चीन की जो जीडीपी है वो हमारे 2 ट्रिलियन की जगह 2.7 ट्रिलियन से हमारा पैसे की जो कीमत गिरी है उसमें हमारी काफी सारा मतलब उसमें गिरावट आई है, जिसके सामने अभी जो चाइना का जो जीडीपी है वो 13.8 या 13 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन, मतलब हमारे करीब करीब 7 गुना आगे चीन की जीडीपी हमसे 7 गुना ज्यादा है। 1988 में दोनों बहुत पास में थे, मतलब हमारे से मतलब 10% ज्यादा रही होगी, अभी 700% ज्यादा है। ऐसे ही डिफेंस बजट, चीन और भारत का जो 1988 का जो डिफेंस बजट था वो करीब करीब बहुत बराबर था, चीन का थोड़ा ज्यादा था, 10 मतलब 15% हद से है। अब चीन का जो डिफेंस बजट है वो हमारे 70 बिलियन डॉलर के कंपैरिजन में करीब करीब 4 गुना ज्यादा है। तो ये तो हुई मतलब इकोनॉमिक और डिफेंस पावर में जो अंतर आया कि चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसके बहुत सारे कारण थे, उन कारणों पे कभी बाद में, पर एक सबसे बड़ा कारण था कि चीन बेसिकली लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही नहीं है।
चीन की आबादी बहुत थी और चीन ने इस आबादी को वर्क पावर में बदला, लेबर पावर में बदला, दुनिया भर को चीप लेबर दिया, दुनिया भर की कंपनियां आई। तीसरा स्तर आप देखिए कि चीन का इस बीच क्या हुआ है। चीन का इस बीच जो एम्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस है, चीन का जो पूरी दुनिया में प्रभाव है, वो जिस तरह से बढ़ा है वो तो काबिले तारीफ है। 1988 तक भी विश्व नेता हम थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक नेता के बतौर लाइक लीडर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, इंडिया वाज फार अहेड इन डिप्लोमेटिक पावर देन चाइना, बारिंग इन यूएनएससी, जहां पे ताइवान को हटा के उसको सदस्यता, अस्थायी सदस्यता मिली थी। पर अगर आप इसको एक छोड़ दें यूएनएससी को, तो जो भारत का डिप्लोमेटिक वेट था, पूरा अफ्रीका हमारे साथ था, करीब करीब साउथ अमेरिका हमारे साथ था। ये जो हालत बदली है, बोथ सॉफ्ट एंड लाइक गनबोट डिप्लोमेसी करके, अभी लगभग अफ्रीका चीन के साथ है। उसने बहुत पैसे डाले हैं, बहुत वहां पे इन्वेस्टमेंट डाला है। मालदीव को आप देखिए कि वो कैसे चीन के साथ गया है। नेपाल को आप देखिए कि वो पहली बार चीन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। लैंड और रेल लिंक खुल रहे हैं, काठमांडू से बीजिंग तक की ट्रेन की योजनाएं उस देश में, मतलब जो हमारा सबसे करीबी और सहयोगी देश था। आप देखिए कि भूटान भी जो OBOR है, वन बेल्ट वन रूट की जो मतलब चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसमें शामिल है। नेपाल में उसमें जा रहा है। तो ये जो इन्फ्लुएंस चीन ने कमाया है, और हम धीरे धीरे इस एक बात में मैं कहूंगा कि मनमोहन सिंह की भी मतलब थोड़ी सी दिक्कत है कि उन्होंने जो अमेरिका से दोस्ती बढ़ानी शुरू की, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी चेक एंड बैलेंसेस लगाए थे कि अमेरिका की गिदड़ भपकी के बावजूद उन्होंने ईरान से तेल खरीदना नहीं छोड़ा। तो तब भी हमारी एक पोजीशन फिर भी बची हुई थी। लेकिन 2014 में नई सरकार के बाद हमने जो शगुफे किए कि एक तरफ हमने फोटो आप में मतलब नेपाल का दौरा किया और उसके बाद मधेश आंदोलन को लेकर के उसकी नाकाबंदी कर दी, ब्लॉकेट कर दिया, जिससे नेपाल की जनता त्राहिमाम कर चुकी। हमने मालदीव को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन घोषित कर दी। उसके दम पे उसने दलाई लामा को बुला लिया, और उसका जब चाइना ने ब्लॉकेट किया तो हमने उसको कुछ नहीं दिया। तो हमारी जो छवि बनी, एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि कैसे मतलब चीन आगे गया है हमसे आर्थिक, सामरिक और डिप्लोमेटिक तीनों स्फीयर्स में, और कैसे हमने 2014 के बाद अपने ही दोस्तों को वो रिस्पेक्ट भी देना बंद कर दिया जो उनका हक था। अब आप इन दोनों चीजों को इकट्ठा करिए, और उसके साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जियोपॉलिटिक्स में, लेट्स कम बैक टू दैट। और हमारी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था 1988 से, मतलब हम जो पीस की बात कर रहे थे, मिलिट्री अपनी स्ट्रांग कर रहे थे, अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाते हुए भी वी वर टॉकिंग पीस। और 2014 के बाद हमारे भाषणों में क्या होता है कि चीन को लाल लाल आंख दिखाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? मींस लाइक यू थिंक कंट्रीज डोंट वॉच फॉर दिस स्टेटमेंट्स कि चीन हमको धमका जाता है तो अमेरिका के पास जाते हैं। ये किसके बयान थे? ये हमारे आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान हैं। उन माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सत्ता में आने के बाद लाल लाल आंखें दिखाना भूल गए, जिनपिंग को बुला के झूला झुलाने लगे, उसके साथ मतलब उनके साथ ममल्लपुरम में बैठ के मतलब वो 2000 लोगों को उनका मुखौटा पहनवाने लगे। बट उनकी जो पहले की बयानबाजी थी, जो हॉकिस बयानबाजी थी, क्या चीन ने उसका संज्ञान नहीं लिया होगा? चीन ने बाकायदा उसका संज्ञान लिया होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब ये दिक्कतें, मतलब राजनीति कैसे की जानी चाहिए, डिप्लोमेसी कैसे की जानी चाहिए, वो लोगों को समझना चाहिए। ये ठीक नहीं है, मतलब ये जो चल रहा था। अब आए इसके साथ और एक बात पे, मतलब जो मसल फ्लेक्सिंग होती है कि एक तरफ तो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो ऐसे बयानबाजी कर रही है, वो ऐसी दिक्कत तलब बातें कह रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी मतलब कुछ कुछ बोल रहा है कि मतलब वी आर रेडी टू फाइट एट 2.5 फ्रंट्स। ये जनरल रावत का बयान है जब वो थल सेना अध्यक्ष थे। नेपाल जब एक लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट में ऐतराज करता है हमारे स्टैंड पे, तो हमारे थल सेना अध्यक्ष बोल देते हैं कि मतलब किसी और के बीच पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ भी और बहुत सारी चीजें होती हैं। और
बेशक मतलब डोकलाम का जो मतलब स्टैंड ऑफ है 2017 का, आप सोचें कि मतलब 70 दिन के स्टैंड ऑफ के बाद आप पीछे हट जाते हैं, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है। तो ऐसे में एक तरफ तो बढ़ती सामरिक, आर्थिक और राजनयिक ताकत, और दूसरी तरफ हमारी तरफ से प्रोवोकेशंस। इन प्रोवोकेशंस की जरूरत नहीं थी, मतलब आप एक ही कर सकते हैं या फिर केवल प्रोवोकेशंस रहते। मोदी जी 6 साल के कार्यकाल में चीन के नेताओं से सबसे ज्यादा बार मिलने वाले, चीन के सबसे ज्यादा दौरे करने वाले, चीन के राष्ट्रपति के सबसे ज्यादा दौरे करवाने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ऑन वन हैंड दिस इज द मैसेज यू आर लिविंग, ऑन द अदर हैंड all your political support lobby, basically IT cell trolls, are doing the exact opposite. वो लगातार चीन को गालियां दे रहे हैं, वो बहिष्कार की बात कर रहे हैं, आपका जो थल सेना अध्यक्ष है वो ढाई फ्रंट की बात कर रहा है, जबकि कोई प्रोवोकेशन नहीं। ऐसे में बहुत लाजमी था वो होना जो हुआ है। और आपने उनकी मदद की है, नेपाल को लगातार नाराज करने के साथ आपने उनकी बहुत मदद की है इस बारे में। 2015 का जो नेपाल का आर्थिक नाकाबंदी है, मुझे लगता है वो एक बहुत डेफिनेटिव फेल्योर है इंडियन डिप्लोमेसी का और चाइना को बहुत सारे मौके देने का। अब हमारे पास पूरे रीजन में कोई एक ईमानदार दोस्त नहीं बचा है जिनसे हमारी सीधी सीमाएं लगती हैं। एक भूटान को हम छोड़ दें, बट वो भी मतलब चाइना से बात कर रहा है लगातार, वो भी OR का हिस्सा है। मालदीव्स चला गया, श्रीलंका चला गया, नेपाल चला गया, नेपाल ने सैन्य अभ्यास कर लिया चीन के साथ। नेपाल अब भारत पर डिपेंडेंट नहीं रहा, उसका डायरेक्ट रोड और रेल रिंग बन रहा है, मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री था, जो कि बड़ी बात होती है। और इसमें आपको मिला क्या, आपका हासिल क्या है? गंवाया तो आपने इतना, बट व्हाट एग्जैक्टली डिड यू गेट? आपको मिला क्या, आपने पाया क्या? सिर्फ जुमले। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जो भक्त बहिष्कार की बात करते हैं चीनी प्रोडक्ट के, तो मैं ढंग से हंस भी नहीं पाता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सबसे बड़ी मतलब एक दावा है उनका, बहुत बड़े काम का, पटेल जी की जो मूर्ति है वो भी चीन से बन के आई। असेंबल तो वही हुई, मतलब अपने यहाँ पे उसको एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया है। भाजपा की सरकारों में से जो आखिरी मेट्रो ठेका दिया गया था पुणे में, वो चीन की कंपनी को दिया गया है। मुझे लगता है फिर भी अभी ये वक्त है, भारत को बहुत प्रोएक्टिवली इंगेज करना चाहिए, चीन से भी, उससे ज़्यादा नेपाल से, अपने पुराने साथियों को जीतने का। ये अच्छी बात है कि लाल लाल आंखें दिखाएंगे, ड्रैगन को लाल लाल आंखें दिखाएंगे कि जुमले वाले लोग आज बोल रहे हैं कि हम बायलैटरल बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत में लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत शानदार बात है कि आज आप अपने काम में वो हॉकिशपन आपका नहीं दिख रहा है, वो मतलब एडवेंचरिज्म नहीं है, वो दुस्साहसवाद नहीं है। यू आर ट्राइंग टू नेगोशिएट द बॉर्डर क्राइसिस पॉलिटिकली, दैट्स वेरी 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 गुड एंड अप्रिसिएबल। मुझे उम्मीद है कि मतलब ये आप आगे भी करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ें नॉर्मलाइज हों, सीमा हमारी शांत हो, एक लोग सुरक्षित रहें, मतलब दोनों तरफ के लोग सुरक्षित रहें। आज का वीडियो चीन पर और मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट पे इसी के साथ खत्म करता हूँ। अगली और सवालों पे, तमाम सारे सवालों पे बात करेंगे, फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो जरूर करें, समराइज्ड, और अपने साथियों से साझा भी करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।